नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। वहाँ पर भी हमने रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं आज की इस क्लास की। कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जिसमें लिखा गया है निम्न में से अगली आकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आकृतियों का एक निश्चित पैटर्न के रूप में आगे बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है। उसमें हमें 5वें नंबर की आकृति ज्ञात करनी है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसे जानेंगे। इसके अतिरिक्त 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जिसमें लिखा है अविवाहित, अध्यापक और पिता। ये आपके सामने 3 शब्द दिए गए हैं। इनके बीच का सही वेन आरेख क्या होगा, इसको भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्तों, यदि अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेस आपके पास पहुंच जाएं। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला ही प्रश्न जो कि श्रृंखला से दिया है, एक बहुत ही शानदार प्रश्न। बोला गया है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया है। तो अगर हम देखते हैं इस श्रृंखला को, तो पहले 22 लिखा है, उसके बाद दोस्तों 24 लिखा है, आगे देखोगे तो 28 लिखा है, और आगे देखोगे तो 30 लिखा है, और आगे देखोगे 34 लिखा है। और 34 के बाद में हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा, यानी एक बॉक्स हम बना लेते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। अब देखो, हमने आपको बताया था आपको करना क्या है, जब नंबर पास पास में हो तो इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। 22 2 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 4 34। तो अगली बार में क्या आएगा, तो अब इसको आप ऐसे देखिए, जैसे हमने कहा पहली बार में 2, दूसरी बार में 4, फिर पहली बार में 2, दूसरी बार में 4, तो अगली पहली बार में भी 2 का ही अंतर आएगा। इस प्रकार से 34 में जो 2 जब जुड़ेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 36 आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर 4 में आपको दिया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझिए। फिर से देखो, अल्टरनेट इसमें लॉजिक चल रहा है समान रूप से। कैसा अल्टरनेट समान लॉजिक चल रहा है, तो आप देखेंगे एक को छोड़ करके 1 2 निरंतर जुड़ता जा रहा है। जब 34 में 2 जोड़ेंगे तो प्रश्न का उत्तर 36 हो जाएगा। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न में बोला है कि निश्चित कूट भाषा में आई मिस्ड ब्रेकफास्ट को NLZNKQ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में कह रहा है ट्रेन इज मिस्ड को ZMKGNL के रूप में लिखा जाता है। तो कह रहा है कि मिस्ड को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। प्यारे दोस्तों, एक अच्छा सा क्वेश्चन है और आपसे मिस्ड की कूट भाषा पूछिए, यानी मिस्ड की कोडिंग क्या होगी ये बतानी है। अब देखो, हमें कोडिंग तो मिस्ड की बतानी है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ये जो मिस्ड हमसे पूछा है ये लिखा कहाँ कहाँ पे है। तो आप देखोगे ऊपर वाले में मिस्ड लिखा है, और इसी के साथ में आप देखोगे यहाँ नीचे वाले में भी क्या लिखा है, मिस्ड लिखा है। तो इसी की कोडिंग बतानी है। अर्थात ऊपर वाली दी गई कोडिंग के जो लेटर हैं, जैसे NLZNKQ, उसी प्रकार से नीचे वाली दी गई कोडिंग के जो लेटर हैं, इनमें से एक ऐसा लेटर होगा जो समान रूप से मिल रहा होगा। तो आप बोलोगे वो लेटर कौन सा है, सर ऊपर मिस्ड मिला, नीचे मिस्ड मिला। तो उसी प्रकार से ऊपर हमें NL मिला और सर नीचे भी NL मिला। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हम मिस्ड को देखेंगे तो NL होगा, और यहाँ भी मिस्ड को देखेंगे तो भी NL होगा। तो इस प्रकार से हमारी कोडिंग हो जाएगी मिस्ड के लिए NL की। किसकी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, मिस्ड के लिए जो कोडिंग आएगी वो NL की आएगी। विकल्प नंबर 2 में दी गई है। विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब अगले प्रश्न नंबर 3 में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 कैलेंडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले सवाल में बोला गया है 16 जुलाई 2001 को सोमवार है। क्या है प्यारे दोस्तों, समय दिया गया है 16 जुलाई। ठीक है, सन कौन सी है, सन भैया 2001 है। दिन कौन सा दिया है, दिन सोमवार दिया है। क्या दिया है प्यारे दोस्तों, दिन आपको सोमवार दिया गया है। अब देखिए, हमसे पूछा क्या गया है, तो आप कहोगे हमसे सर पूछा गया है 23 दिसंबर। क्या पूछा गया है,
23 दिसंबर सन 2000 कौन सी है, तो आप कहोगे सर 6 है। भैया 2006 को कौन सा दिन होगा ये देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्या देखना है भाई, कितने सालों का अंतर है। आप कहोगे जुलाई से, अगर जुलाई तक जाएंगे, जुलाई से जुलाई में जाएंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2001 से 2006 में जाने के बाद हमें सीधे 5 साल मिल रहे हैं। अब इसके बाद 5 तो विषम दिन ये हो गए। अब जुलाई से दिसंबर के बीच में जाने के लिए विषम दिन, जैसे मैं कह रहा हूँ जुलाई के बचे हुए दिन सर, उसके बाद अगस्त के विषम दिन, अगस्त के बाद सितंबर के, उसके बाद अक्टूबर के, उसके बाद नवंबर के, उसके बाद दिसंबर के, कहाँ तक 23 दिसंबर तक के। तो अब देखिए जुलाई में 16 हो गए, तो बचे कितने, आपको 31 होते हैं सर, 15 बचे 15। अगस्त के विषम दिन कितने, अगस्त में विषम दिन आते हैं 3, 7 से भाग लगाते हैं 3। सितंबर में आते हैं 2 सर, अक्टूबर में आते हैं 3, नवंबर में आते हैं 2 और दिसंबर में हमें 23 तक जाना है। कुल मिला के ये लेटर रहे। और इसके बाद ये 5 साल वाला गैप, ये 5 साल वाला गैप, तो हम इसको पहले छोटा कर लेते हैं, इसको काट के 7 से छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे भैया, तो देखो गौर से, मैंने कहा 15 को 7 से काटेंगे 1 बचेगा, 3 3 6 और बचा हुआ एक 7 होके 0 हो जाएगा। उसके बाद 23 2 25 2 27। अब 27 में 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, आपका कोई 7 या 21, रिमाइंडर 6। भैया रिमाइंडर 6 हमारे पास ये वाला है, ये जो अभी आया, और 5 रिमाइंडर ऊपर वाला, और इसके साथ साथ अभी एक और भूल रहे हैं। एक क्या भूल रहे हैं सर, एक हम भूल रहे हैं लीप वर्ष। क्या भूल रहे हैं, लीप वर्ष। 2004 लीप वर्ष भी तो आएगा मेरे दोस्त, 2004 लीप वर्ष भी आएगा 2001 से 6 के बीच, तो इसीलिए मैंने वो एक यहाँ पे जोड़ दिया। अब इन सभी को जोड़ करके आप जो भी रिमाइंडर आए वो सोमवार में जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आएगा। देखिए सभी को जोड़ करके 7 से भाग लगाएंगे तो 6 एक 7 सीधा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। इस 5 को जब आप सोमवार में जोड़ देंगे तो मेरे भैया 23 दिसंबर 2006 का दिन जो होगा वो आप लोगों का आ जाएगा शनिवार। क्या आएगा, शनिवार। जोड़ के देखो कैसे, सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, तो मैंने 5 ही तो जोड़े हैं। तो इस प्रकार से हमारा शनिवार सही उत्तर है, और शनिवार हमें विकल्प नंबर 4 में दिया है। कहाँ पे दिया है मेरे दोस्त, विकल्प नंबर 4 में। देखो एक बार फिर से समझ लो जिसको समझ में नहीं आया है। हमसे सामने सवाल में दिया है 16 जुलाई 2001 सोमवार का दिन है। उसके बाद पूछा है 23 दिसंबर 2006 दिन कौन सा होगा। तो हमने कहा 2001 से 6 के बीच में जाने के लिए हमें 5 क्या मिले, साल मिले, यानी 5 साल, तो 5 विषम दिन सीधे हो जाते हैं, क्योंकि 365 में भाग लगाते हैं 7 से, एक रिमाइंडर आता है, तो एक रिमाइंडर 1 साल में, 5 साल में 5 रिमाइंडर 5 विषम दिन। उसी प्रकार से हमने कहा सर ये तो जुलाई था और जाना हमें दिसंबर तक था, तो जुलाई से दिसंबर तक जाने के लिए हमने ये निकाले, ये विषम दिन का पेयर निकाला, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। इस प्रकार से जब हमने निकाला तो हमारा टोटल रिमाइंडर 6 आया। टोटल रिमाइंडर 6 जुलाई से दिसंबर के बीच का है भैया, ठीक है, कहाँ तक के, 23 दिसंबर के बीच का, ये 6 रिमाइंडर। और इसके बाद में ये 5 सालों वाला 5 रिमाइंडर, तो हमने 6 को रखा, 5 को रखा, 11 हो गया। सर एक हम भूल गए, कौन सा, 2004 एक लीप वर्ष था, तो लीप वर्ष का हमने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा। सभी को जोड़ करके जब 7 से भाग लगाया हमारा टोटल रिमाइंडर 5 आया, और इस 5 रिमाइंडर को हमने सोमवार में जोड़ा तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर आया वो प्यारे दोस्तों शनिवार आया। इस तरह से ये हमारा सही जवाब है। अब अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका सादृश्यता से यानी समरूपता से संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझिए। प्रश्न में बोला है उस शब्द युग्म को चुने, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी प्यारे दोस्तों आपके सामने एक शब्द है, युग्म दिया है, वो है भारत का संबंध आम से है। क्या है मेरे भैया, भारत का संबंध आम से है, तो ऐसा ही संबंध किन विकल्पों का सही बन रहा है। तो अब देखा जाए तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। क्या न्यूजीलैंड का कीवी है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल न्यूजीलैंड का ही कीवी है, तो पहला ही विकल्प हमारा सही हो गया। सर क्या ऑस्ट्रेलिया का अंगूर है, नहीं है दोस्त। ग्रीस का केला है, मेरे दोस्त नहीं है। फ्रांस का सेब है, नहीं है। सही उत्तर जो बनेगा भारत का राष्ट्रीय फल आम है, उसी प्रकार से न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आप बोलोगे मेरे प्यारे दोस्तों कीवी। अगले प्रश्न में आ जाइए। तभी तो हम न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को कीवी कहते हैं, कभी आपने कमेंटेटरी सुनी हो। अब चलिए इस प्रश्न में बता दीजिए, बोला गया है दी गई आकृति में कितने आयत हैं। भाई आयत के लिए सबसे पहले एक सिंपल सी ट्रिक समझ लो। मैं कह रहा हूं भाई आपसे, आयत होता क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और सामने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बोलो प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा सर, और सामने सामने की जो भुजाएं होंगी वो समान होंगी।
तो ये हमारा आयत बन जाता है। तो आप कहोगे हाँ चलिए आयत बन गया। आयत बनाने के लिए बताओ इसमें कितने आयत अभी इस आकृति में, तो आप कहोगे एक। अब मैं जब इसमें एक लाइन खींचूंगा तो अब आयत कितने हैं, तो आप कहोगे एक आयत, दो आयत और दोनों से मिलाकर के बनने वाले तीन आयत। ठीक है, इस प्रकार से भाई तीन आयत तो हमारी इस आकृति में आ गए, लेकिन आए कैसे हैं उसको हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार से लिखा 1 + 2 = 3। क्या लिखा 1 + 2 = 3। इस प्रकार से हमारे कितने आयत आए, आप कहोगे तीन आए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इसी में थोड़ा सा और मैं जोड़ दूं, अगर मैं इसी में मेरे भैया थोड़ा सा जोड़ दूं यहाँ से, तो अब मुझे बताओ अब कितने आयत हैं, तो आप कहोगे 1 + 2 3 और सर 1 + 2 यहाँ भी 3, तो अब कितने हो गए, तो आप कहोगे 3 और 3 6 हो गए सर। लेकिन कंडीशन एक यहाँ पे एक और बनती है, वो कंडीशन आपको इस सवाल में दी गई है, उसी प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको देखें तो अब देखो 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी है, लेकिन 1 2 तो यहाँ भी है मेरे भैया। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, इस प्रकार की 1 2 3 वहाँ पे जोड़ लो, 1 2 3 यहाँ पे जोड़ लो और सर दोनों का आपस में गुणा कर दो, तो टोटल हमें आयतों की संख्या पता चल जाएगी 3 × 9। अब जब भी ऐसी आकृति आए आपके सामने और पूछे कितने आयत हैं, तो आप बता सकते हो कि इसमें सर 9 आयत हैं। ठीक है, इस लाइन को आप एक ही मान लेना। ठीक है, ये लाइन जो बीच में है इसको एक ही मान लेना, और ये भी लाइनें हमारी एज इट इज़ लास्ट वाली ऐसी रखी हैं। तो अब देखिए ऐसी आकृति में 9 है, मैंने आपको बता दिया समझाने के लिए कैसे आते थे। तो हमने 3 वहाँ पे गिनाए, 3 वहाँ पे गिनाए, 3 सर यहाँ भी बन जाएंगे हमारे, उसके बाद फिर 3 यहाँ भी बन जाएंगे। इस प्रकार से हमारे टोटल 9 आएंगे, जो एक्स्ट्रा काउंट होंगे उनको हम घटाएंगे फिर। ठीक है, तो अब आप समझे होंगे उम्मीद है। तो बस मैं यही लॉजिक बताना चाहता हूँ। कौन सा लॉजिक, गौर से समझो मेरे दोस्त। जब भी ऐसा एक आपको आयत मिले, ऐसा आयत मिले और आपसे पूछे कितने आयत हैं, तो आप सीधे से नंबर देना 1 2, दोनों को जोड़ करके 3 बनेगा, ऊपर से भी 1 2, दोनों को जोड़ करके 3 बनेगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, सर आयतों की संख्या 9 पता चल जाएगी। तो बस यही लॉजिक यहाँ भी लगा हुआ है। कितने आयत हैं, तो सर सीधे 9 आयत हैं। कैसे, देखो एक तो ये सीधा रहा, एक ये लाइन ये वाली सीधी रही, और एक ऊपर से आती हुई लाइन सीधी है। अब देखो इनको अगर इनके कर्णों को जोड़ेंगे, विकर्णों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे त्रिभुज बन जाएंगे, लेकिन हमें विकर्णों से कोई मतलब नहीं है। 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे और 2 नंबर यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से अब 1 2 3 यहाँ भी हो जाएगा और 1 2 3 यहाँ भी हो जाएगा हमारा। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का 3 × 9 आयत हमारे यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। और कोई आयत नहीं है, इतनी सी ही आकृति में आयत बने हुए हैं जहाँ हमने नंबर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं कोई आयत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए, आपको समझने में आसानी होगी। हटा दिया है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। बोला है उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। अब देखिए इसमें बोला है तलुआ का संबंध मुँह से है। किसका, तालुआ का। देखो आप देखेंगे हमारा मुँह होता है, मुँह का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, वो तालु होता है। क्या होता है, मुँह का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो मुँह का, देखो ये जो मुँह है हमारा, मुँह का ऊपरी हिस्सा जहाँ पे हमारी जीभ लगती है, आप उसको लगा के देखिए, ये हमारा हिस्सा तालु होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा मुँह है, मुँह के ऊपर वाला पार्ट क्या है, तालु है। तो बताओ यहाँ पर ये जो बांध है, मतलब नीचे वाले बांध का ऊपरी हिस्सा क्या, नाला है। आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं होता है, बांध का ऊपरी हिस्सा नाला नहीं होता है, तो ये गलत है। क्या पर्वतमाला है एक हमारे पास, क्या पर्वतमाला का ऊपरी हिस्सा पहाड़ी होता है, बताओ भैया। आप कहोगे पहाड़ी तो नहीं होता है, चोटी होता है सर। पर्वतमाला का ऊपरी हिस्सा चोटी होता है, तो पहाड़ी नहीं बनेगा। क्या कमरे का ऊपरी हिस्सा छत होता है, आप बताओ। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, कमरा जो होता है, कमरे का ही तो ऊपरी हिस्सा छत होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 सही है। आकाश का ऊपरी हिस्सा इंद्रधनुष बिल्कुल नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। आकाश का कोई ऊपरी हिस्सा ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस प्रकार तलुए का ऊपरी हिस्सा मुँह है, उसी प्रकार से छत का ऊपरी हिस्सा कमरा है। तो आप कह सकते हो कि सर विकल्प नंबर 3 हमारा सही है। प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न में आ जाइए। एक और बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन, इसको देखिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ संख्याएं जुड़ रही हैं। कैसे, हमने कहा सबसे पहले हमारे पास 13 है, उसके बाद में 22 है, उसके बाद में प्यारे दोस्तों हमारे पास 33 है, 33 के बाद में 46 है, 46 के बाद में क्वेश्चन मार्क है जिसे हम एक डब्बे के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और क्वेश्चन मार्क के बाद में हमारे पास 78 है, 78 के बाद में सर 97 है। कितना है, 97 यानी 97। तो अब देखिए इनके बीच का अगर हम अंतर देखते हैं तो 13 और 9 22 होता है। सर 22 और 11 कितना, 22 और 11 होता है
33 और 33 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं, 33 में 13 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 46। 46 में देखो 9 2 11 2 13 2 15, अगर 15 जोड़ दें तो यहाँ पे 61 आ जाएगा। और आगे हम इस प्रकार से 17 जोड़ देंगे तो 61 और 17 हो जाएगा 78, और आगे 78 में अगर हम 19 जोड़ देंगे तो 97। क्रम से आप देखिए यहाँ पे इनके बीच में 2 का अंतर, इनके बीच में 2 का अंतर, इनके बीच में भी 2 का अंतर, और यहाँ भी 2 का अंतर, और लास्ट में भी 2 का अंतर। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क है उसका जो स्थान लेगी संख्या वो होगी 61। कौन सी संख्या? 61 सही होगी सर। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है। ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बोला गया है प्यारे दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में मोट को ये लिखा जाता है MOAT। ये रहा मोट। मोट को लिखा जा रहा है कितना? तो आप कहोगे कितना लिखा जा रहा है? 86 52। कितना है सर? 86। 86 और 52, ये रहा 86 52। उसके बाद में क्या है सर? उसके बाद में हमारे पास ट्रेम है। ट्रेम TRAM, ये रहा ट्रेम। ट्रेम को लिखा जा रहा है 42। प्यारे दोस्तों कितना है? 42 56। ठीक है, 42 4 2 42 और 5 6 56, ये लिखा जा रहा है। प्रश्न पूछा है कि रेट को क्या लिखा जाएगा। क्या पूछा है? रेट को, RAT को। बता सकते हो? बिल्कुल बता पाओगे मेरे दोस्तों, गौर से समझिए। देखो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 80 के लिए आए हुए कोड आपको मिल जाएंगे क्या? 5 2। ठीक है, 5 2 इसमें कॉमन है। उसके बाद 1 मिनट दया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। देखो ये 80 आए हुए हैं, 80 के लिए कोड हम 5 2 कह सकते हैं। ये T आया है, ये A आया है, तो इसके लिए कोड क्या कह सकते हैं? ये ऐसे कोड बनेंगे क्या? बताओ। 2 5 ये तो अलग अलग दिए हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। और रेट R के लिए कोड अलग होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपका उत्तर इस एक लेटर से सही हो सकता है। एक लेटर से सही हो सकता है, वो कैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, गौर से समझिए। रेट पूछा है ना? हाँ रेट पूछा है। देखो आप अगर देखेंगे तो R जो है वो केवल इसमें आया है, R केवल और केवल इसमें आया है, तो इससे आंसर आपका आ सकता है। R देखा जाए तो मोट वाले और ट्रेम में देखें तो R यहाँ पे आया, और R की कोडिंग बतानी है तो इनमें से आए हुए लेटर की कोडिंग से शुरुआत होगी। इनमें से आए हुए लेटर की कोडिंग से शुरुआत होगी तो उत्तर बन सकता है। जैसे हमने कहा 2 5 6, 2 5 6 यहाँ पे मिल गए, तो R नहीं मिला था इसमें मोट में, और ट्रेम में R है, तो R के लिए जो कोडिंग है वो 4 है। आप कह सकते हो कि जो शुरुआत होगी वो 4 से होगी। शुरुआत होगी 4 से होगी, तो ये गलत, ये भी गलत, और लास्ट वाला भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत किससे होगी? शुरुआत 4 से होगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और 80 के लिए आपका 5 2 आ जाएगा। सॉरी ऊपर लग गया यार। ठीक है, तो ये आपका 80 के लिए क्या आ जाएगा? 5 2 आ जाएगा। 452 इसका एकदम सही जवाब है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, मिसप्रिंटिंग हुई है, आप समझ लेना इसको। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है यदि A का अर्थ भाग है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ प्लस है, D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास 32 है। 32 के बाद में B का अर्थ गुणा है तो हम गुणा लिख देंगे, आंसर आएगा मल्टीप्लाई 4। ठीक है, सॉरी आंसर नहीं, मल्टीप्लाई आएगा 4। B के बाद मल्टीप्लाई 4 आएगा। D का अर्थ हमें पता है सर माइनस है, तो हम माइनस लगा के 116 लिख देंगे, 116। A का अर्थ पता है क्या है सर? भाग है, किससे लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद C का अर्थ क्या है? C का अर्थ प्लस है, तो हम 13 लिख देंगे। अब सर इसमें हम क्या लगाएंगे? बोर्ड मास। ठीक है, इसमें हम बोर्ड मास लगाएंगे। हमें चूंकि क्वेश्चन मार्क के बाद लाना है, तो इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए बोर्ड मास लगाएंगे, ये कटेगा 58 बार में, और यहाँ पे हो जाता है 32 चौके 128। कितना? 128 माइनस और प्लस का 13 यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप देखें 28 में अगर 13 जोड़ दें, चूंकि ये प्लस का है और ये 28 भी प्लस का है, दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 141। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 58। आप घटाइए, आप घटाएंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, यानी 83। प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 83 आएगा आपका, और 83 आपको विकल्प नंबर 1 में ही दिया है, तो विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। क्या है प्यारे दोस्तों? विकल्प नंबर 1 सही है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। यह क्वेश्चन अच्छा बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल लिया गया है। कैसे? देखो मेरे प्यारे दोस्तों गौर से देखते हैं। देखो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर देखें तो 2 का है, और इन दो संख्याओं के बीच का अंतर देखें तो भी 2 का है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अंतर देखेंगे तो कितने का है? 2 का है, और यहाँ पे देखेंगे तो प्यारे दोस्तों 6 4 10 4 का है।
यहाँ पे अंतर देखेंगे सर 2 का है, और यहाँ पे देखेंगे मेरे भैया कितने का है, 6 का है। यहाँ पे अंतर हम देखेंगे तो 2 का ही है, लेकिन आगे अंतर देखेंगे तो 8 का हो जाएगा। कितने का सर, 8 का हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझना है। अब देखो हो क्या रहा है, लॉजिक क्या है, प्यारा सा लॉजिक है, गौर से समझ लेना है। जब हम ऊपर की और नीचे की संख्या के बीच का अंतर देख रहे हैं वो समान रह रहा है हर एक में ऊपर और नीचे की संख्या के बीच का जो अंतर है वो समान रह रहा है। कितना रह रहा है, समान, यानी 2 रह रहा है, 2। ठीक है, याद रखेंगे। ऊपर वाले में से अगर नीचे घटा दें तो 2 बच रहा है। ठीक है, कुल मिला के ये समझना है ऊपर और नीचे की संख्या के बीच में। जबकि हम ऊपर की संख्या और राइट हैंड की संख्या को देखें तो पहले 2 का अंतर था, अगली बार में 4 का हुआ, अगली बार में 6 का हुआ, अगली बार में 8 का हुआ। तो जब ये n अगली बार में आएगा तो ये लॉजिक के साथ कितने का अंतर देगा सर, 10 का अंतर देगा। कितने का, 10 का। तो हम कह सकते हैं जो ऊपर वाली संख्या होगी और जो हमारे राइट साइड वाली संख्या होगी उनके बीच का अंतर 10 होना चाहिए। तो क्या अंतर 10 है, नहीं है। क्या अंतर 10 है, नहीं है। क्या अंतर 10 है सर, 8 ही है, नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। संख्या कौन सी आ जाएगी, देखो पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 है, तो अगली बार में यहाँ पे 10 आ जाएगी, और 2 का अंतर लेके ऊपर 12 आ जाएगी, यहाँ पे अंतर आके ये 22 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न में आ जाइए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न एक बार फिर से बोर्ड मास का आपके सामने है। बोला है जे का अर्थ प्लस है, वी का अर्थ गुणा है, के का अर्थ प्लस है, और जे का अर्थ भाग है, वी का अर्थ गुणा है, के का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ माइनस है, तो समीकरण का उत्तर क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले 12 है और हमें पता था जे का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो हम डिवाइड लिख देंगे, सीधा सीधा डिवाइड लिखेंगे 2 से। के का अर्थ क्या है भैया, के का अर्थ प्लस है, हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 17, हम लिखेंगे 17। ए का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे सर ए का जो अर्थ है, ए का जो अर्थ है वो माइनस है, माइनस का 15, और वी का अर्थ जो है वो गुणा है, वो हो जाएगा 19। बराबर में ज्ञात करना है क्या आएगा, तो अब लगाइए बोर्ड मास। इसमें भी क्या लगाओगे आप लोग, बोर्ड मास लगाओगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरह से। तो ब्रैकेट ऑफ है नहीं, डिवाइड से शुरू होगा, 6 बार में कटेगा, प्लस का यहाँ पे 17 हो जाएगा, और यहाँ पे कर लीजिए माइनस में कितना, माइनस में कर लीजिए 19 पना 95 की 5 हासिल आएगी, एक 19 एकम 19, और 95 की 5 हासिल 9 आएगी। ठीक है, 19 एकम 19 और 9 कितना, 28, 285, 285 आए, ये आ गया आपका 23। ठीक है, ये 23 आ गया, माइनस का 285 हो गया। सर जब हमने 285 23 में से घटाया, ठीक है, तो कहोगे आप माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का नंबर आएगा, माइनस का नंबर आएगा, वो कितना आएगा, 262 आएगा। ठीक है, कितना आएगा सर, 262 आएगा। 262 आपको कहाँ पे दिया है, तो आप कह सकते हो कि सर 262 ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही उत्तर है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब से है और एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। देखो बोला है यदि आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखने से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे लेटरों को देखते हैं, जो लेटर नज़दीक है उसका प्रतिबिंब भी नज़दीक ही बनेगा। जैसे ई, ये जो ई है, ई का प्रतिबिंब हमारा इस प्रकार से बनेगा। ए का जो प्रतिबिंब है, ए का जो प्रतिबिंब है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ए का प्रतिबिंब। तो ई हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए, गौर से देखिए, जो ई है इसका प्रतिबिंब ऊपर की ओर होना चाहिए, ऊपर से 9 टाइप का बनना चाहिए। तो ये 9 बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, तो 1 4 में कुछ हो सकता है। उसके बाद में ए हमारा सीधा आएगा, कैसा आएगा, ए जो है वो इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। तो ये जो ऑप्शन ए है, 1 नंबर है, इसमें ए उल्टा बना है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही होगी, आप इसको इस क्वेश्चन को एडजस्ट कीजिए। ठीक है, लिखा क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ई है, उसके बाद में ए है, फिर क्या है बी है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है एफ है, उसके बाद में जी है, और इसके बाद में आगे जे है। ठीक है, जो हट गया है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से इनका प्रतिबिंब बनाना था, ऑप्शन नंबर 4 में बना है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष से है, एक प्यारा सा क्वेश्चन, इसको देखते हैं। बोला है सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं, तो जितनी भी A4 अंगूठी है हमारे पास, इनका पूरा का पूरा जो पार्ट है वो हमें चूड़ियां बनाना पड़ेगा। सारी की सारी A4 अंगूठी क्या है, C4 चूड़ियां हैं। बोला है कुछ चूड़ियां पायल हैं, तो अब चूड़ियों की कुछ संबंध किससे बनेगी, पायल से बनेगी। P4 पायल से इतना इतना सा संबंध चूड़ियों का हम बना देते हैं। आगे बोला है कोई भी पायल झुमका नहीं है। क्या नहीं है प्यारे दोस्तों, कोई भी पायल झुमका नहीं है, झुमका गिरारे। ठीक है, तो हम झुमका को यहाँ पे बना दें, बताओ, यहाँ पे J4 झुमका बना दें। ये J4 हमारा झुमका है, इसका संबंध किससे नहीं है सर, पायल से नहीं है। कोई भी पायल झुमका नहीं है, याद रखेंगे, मैंने क्रॉस लगा दिया है भैया।
अब आ जाते हैं निष्कर्ष के ऊपर। अब निष्कर्ष को अगर देखा जाए तो कह रहा है सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना है। क्या ये A4 अंगूठी जो है ये P4 पायल बन सकती हैं? बताओ। आप कहोगे पायल का संबंध किससे है? सर पायल का संबंध तो चूड़ियों से है, और हमें पता था कि जितनी भी अंगूठियां वो चूड़ियों के अंतर्गत हैं। तो अगर हम A4 अंगूठियों को पायल के अंदर रख कर के चूड़ियों में बनाएं, कैसे? मेरी बात को समझना है। जैसे हमने कहा था कुछ चूड़ियां क्या है, पायल है, तो कुछ C4 चूड़ियां P4 पायल हो गई। और एक बात और आई थी कि सारी की सारी जो अंगूठियां हैं वो क्या हैं, वो चूड़ियां हैं। तो सारी की सारी A4 अंगूठियां हमने यहाँ पे बना दी। बोलो, ये A4 अंगूठियां सारी की सारी C4 चूड़ियों में भी आ गई और सारी की सारी अंगूठियां पायल में भी आ गई। यानी कि संभावना की बात कर रहा था। आप सभी को पता है कि पॉसिबिलिटी जब भी आती है मेरे प्यारे दोस्तों, हम उसको हमेशा सही करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम सीधा कह सकते हैं यहाँ पर जो संभावना थी हमारी वो संभावना सही हो गई। सभी अंगूठियां हमने क्या बना दी, A4 अंगूठियां सारी की सारी P4 पायल बना दी। तो सभी की सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना सही है। अब कह रहा है सभी चूड़ियां कभी भी झुमके नहीं हो सकती हैं। क्या सभी की सभी चूड़ियां कभी भी झुमके नहीं हो सकती? मतलब एक नेगेटिव संभावना क्या हो सकती है? आपको भी बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है अभी ये जो पायल है, पायल की लड़ाई किससे चल रही है? पायल की लड़ाई चल रही है सर J4 झुमके से। किससे? सर J4 झुमके से P4 पायल की लड़ाई चल रही है। और अब हमने जब संभावना बनाई थी तो संभावना के अंतर्गत पूरी की पूरी जो A4 अंगूठियां थीं वो पायल के अंतर्गत थीं। तो हम कह सकते हैं कोई भी अंगूठियां पायल नहीं है। लेकिन उसने कहा था सभी चूड़ियां कभी भी झुमके नहीं हो सकती हैं। क्या सारी की सारी चूड़ियां झुमके नहीं हो सकती हैं? तो आप कह सकते हो एक बात, क्या कह सकते हो कि हम ये जो C4 चूड़ियां हैं सर, ये अगर हम पायल के अंतर्गत रख दें और C4 चूड़ियां और चूड़ियों के अंतर्गत हम अंगूठी रख दें तो ऐसा भी तो बन सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सर ये भी सही है तो दूसरा वाला भी सही। अब दूसरे दोनों संभावना सत्य हो गई, यानी कि जो पॉजिटिव संभावना थी वो भी सत्य है और नेगेटिव संभावना भी सत्य है। कैसे बनी? आपके सामने हमने बना के दिखा दी इस वाली इमेज में, इसमें दिखा दिया। तो आपको भी हाँ सर दोनों सही हो गई। तो हम सीधा कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर राइट। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न 14 नंबर है और अक्षर श्रृंखला से एक प्यारा सा प्रश्न दिया है, इसको समझते हैं। अच्छे से समझना है प्यारे दोस्तों। बोला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए हमने आपको बताया है जब भी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला आए तो पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से आप बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या पहले लेटर का संबंध अगर हम सर पहले लेटर से बना देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा। जैसे R सर 18 पर होता है, 18 पर। V कितने पर? 22 पर होता है। Z कितने पर? 26 पर होता है। D 4 पर होता है। आगे क्या होगा? देखो 18 4 22 4 जुड़ा है, 22 4 26 4 जुड़ा है, और 26 में अगर 4 जोड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 ही लेटर होते हैं, 26 के बाद 4 जोड़ोगे तो 4 पर आ जाएगा D आपका, तो 4 जुड़ा है। फिर से 4 जोड़ोगे तो 4 4 8 हो जाएगा, और 8 पर लेटर आता है H, तो शुरुआत विकल्प की H से होगी। शुरुआत विकल्प की अगर H से होगी तो एकमात्र विकल्प है ऑप्शन नंबर 3 जिसकी शुरुआत H से हो रही है। तो आगे चेक ही नहीं करना है, समय भी बच गया हमारा। प्रश्न का उत्तर हो गया HUF। ठीक है भाई, HUF। करना क्या है एक बार फिर से समझ लो मेरे भाई। हमेशा जब भी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला आए तो पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से, दूसरे लेटर का संबंध दूसरे लेटर से, और तीसरे लेटर का संबंध तीसरे लेटर से बनाते चले जाओ, उत्तर आपका आता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये दूसरा है तो Z से, और फिर G से, फिर N से, फिर आगे जोड़ोगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21 पर आ जाएगा U, और उसके बाद में तीसरा TW यानी 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ोगे तो F आ जाएगा। ठीक है, HUF आपका एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान के आधार पर करते हैं। बोला है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। तो भाई कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा मैं स्थानीय मान से। जैसे P 16 पर होता है, R सर 18 पर होता है, V जो होता है वो 22 पर होता है। ठीक है, H हमारा कितने पर? 8 पर होता है, अभी देखा था। J कितने पर? 10 पर होता है। N कितने पर सर? 14 पर होता है। G कितने पर? 7 पर होता है। I कितने पर? 9 पर होती है, और M कितने पर? 13 पर होता है। सर E कितने पर? 5 पर होता है। G कितने पर? 7 पर होता है। J कितने पर? 10 पर होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे पता चलेगा सर, इनके बीच का अंतर देख करके। पहली बार में 2 जुड़ा है, दूसरी बार में मेरे भैया 4 जुड़ा है। पहली बार में सर 2 जुड़ा है, 8 2 10, दूसरी बार में 10 4 14 4 जुड़ा है। 7 2 9, 7 2 9 सर 2 जुड़ा है। 9 4 13 4 जुड़ा है। सर 5 2 7 2 जुड़ा है, और 7 3 10। ये तो गड़बड़ हो गई दया, ये तो गड़बड़ हो गई। कैसे सर? समान 2 4 2 4
और 2 4 करके जुड़ रहा था, लेकिन अंत वाले में एक बार 2 जुड़ा, दूसरी बार 3 जुड़ा, इस प्रकार से ये अलग हो गया। ये अलग हो गया मतलब अक्षर समूह से संबंधित नहीं है। 3 जो एक जैसे संबंध बनाते हैं वो 1, 2 और 3 नंबर के विकल्प हैं, जबकि चौथे नंबर का विकल्प एक अलग समूह से है, तो ये अलग हो जाएगा। उसने पूछा था जो उस समूह से संबंधित नहीं है उसको चुन लेना है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, यही सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे दोस्तों, इसको देखते हैं। प्रश्न में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अविवाहित अध्यापक और पिता को दर्शाएगा। सर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अनमैरिड की, अविवाहित की, सबसे बड़ा दुख जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक भैया ऐसे ही रहना है, ठीक है। तो अविवाहित, अविवाहित ये रहा आपके सामने, हमने कहा अविवाहित का आरेख ये हो गया। सर अब क्या करें? अब क्या करें? तो अध्यापक, क्या अविवाहित अध्यापक होते हैं? बताओ। आप कहोगे हाँ सर मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर देखे हैं जिनकी शादी ही नहीं हुई है। बोलो अध्यापक भी हैं लेकिन शादी नहीं हुई है, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? सर इनको हम अध्यापक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अध्यापक कह सकते हैं। आप बताओ आपने क्या कुछ अध्यापक पिता देखे हैं? बताओ। आप कहोगे हाँ सर ऐसे बहुत सारे अध्यापक हैं जिनके बहुत सारे बच्चे हैं। क्या आपने ऐसा देखा है कि अविवाहित पिता हो, मतलब जिनका ब्याह नहीं हुआ और पापा बन गए? ऐसा कहीं सुना है? भाई वो फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ना होता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये बात गलत हो जाएगी, तो हम अध्यापक को तो बना सकते हैं पिता। क्या कह सकते हो? अध्यापक का कुछ पार्ट लेकर के हम इतना इतना सा पार्ट पिता तो बना सकते हैं, लेकिन अविवाहित का पार्ट पिता नहीं बना सकते। भैया जिनका ब्याह नहीं होगा उनको पापा कैसे बना दोगे? ठीक है। तो आपके लिए जो आरेख आएगा वो एग्जाम की दृष्टि से एकदम सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। एक आप लोगों का रिप्रेजेंट करेगा किसको? अनमैरिड को। किसको? U4 अनमैरिड को। दूसरा T4 टीचर को। एक F4 फादर को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये क्लास भी आपको समझ में आई होगी। आई होप अगर क्लास पसंद आई है, समझ में आई है, तो एक बार से अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लेना है ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।